नमस्कार। आज हम एक जासूस की तरह धान के खेत में उतर रहे हैं। जासूस दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि हमारा मुजरिम 1 मिलीमीटर का एक छोटा सा कीट है जिसे आप शायद पहली नजर में देख भी ना पाए, लेकिन उसके जुर्म के निशान वो पूरी की पूरी लहलहाती फसल पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी छोटे लेकिन शातिर अपराधी के बारे में है। इसका नाम है थ्रिप्स और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो स्टेंकेटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। सही। तो आज का हमारा मिशन है इसके काम करने के तरीके को समझना, इसके छोड़े हुए सुरागों को पढ़ना और ये जानना कि इसे सही समय पर कैसे रोका जाए। बिल्कुल। और ये जासूसी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कृषि विज्ञान के पेपर में अक्सर ऐसे ही कीटों पर सवाल पूछे जाते हैं। वो दिखते कैसे हैं, फसल को कैसे बर्बाद करते हैं और सबसे जरूरी उन्हें काबू में करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं। सबसे पहले क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। अगर कोई किसान या कृषि अधिकारी खेत में जाता है तो वो कौन से पहले सुराग हैं जिनसे पता चलेगा कि यहाँ थ्रिप्स का हमला हुआ है? देखिए, सबसे पहला और सबसे साफ सुराग है पौधे की सबसे नई कोमल पत्तियों का व्यवहार। थ्रिप्स सबसे पहले इन्हीं पर हमला करता है। नई पत्तियों पर? हाँ, आपको दिखेगा कि पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं जैसे कोई डर कर सिकुड़ रहा हो। ये एक तरह का डिफेंसिव रिएक्शन है पौधे का। यानी पत्तियां कर्ल होने लगती हैं। लेकिन हमारे स्रोत एक और बहुत ही खास लक्षण की बात करते हैं, चांदी जैसी धारियां। ये क्या है? हाँ, और यही इस कीट का सिग्नेचर है। जब थ्रिप्स अपने मुंह से पत्ती की ऊपरी सतह को खुरचता है और उसका रस चूसता है ओह! तो वो जगह खाली हो जाती है और उसमें हवा भर जाती है। जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चांदी की तरह चमकती है। अच्छा, तो ये चांदी जैसी धारियां असल में पौधे के घाव हैं। बिल्कुल, ये पौधे के घाव हैं, एक तरह से कीट के छोड़े हुए फुटप्रिंट्स हैं। इससे पहले कि आप असल में कीट को देख पाएं, आप उसके काम को देख लेते हैं। वाओ! और ये सिर्फ कोई कॉस्मेटिक डैमेज नहीं है। इसे इस तरह समझिए कि पत्तियां पौधे के सोलर पैनल्स हैं। जो धूप से ऊर्जा बनाती हैं। एग्जैक्टली। ये लकीरें उन सोलर पैनल्स को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। पौधे की एनर्जी बनाने की पूरी फैक्ट्री ठप पड़ जाती है। मतलब ये सिर्फ पौधे को कमजोर नहीं करता, ये उसकी जान ही ले लेता है, खासकर जब पौधा अपनी शुरुआती अवस्था यानी नर्सरी में हो। बिल्कुल, नर्सरी स्टेज पर हमला सबसे खतरनाक होता है। अगर संक्रमण बहुत गंभीर हो जाए तो पौधे पूरी तरह से मुरझाकर सूख जाते हैं। मैंने खुद किसानों को परेशान देखा है। हाँ। वो कहते हैं कि हम पानी भी दे रहे हैं, खाद भी, फिर भी हमारी नर्सरी जल रही है। पास जाकर देखो तो पता चलता है कि ये पानी की कमी नहीं बल्कि लाखों थ्रिप्स का हमला था जो पत्तियों का सारा रस चूस गए थे। तो क्राइम सीन एकदम साफ है, मुड़ी हुई पत्तियां और उन पर चांदी के निशान। अब बारी है मुजरिम की पहचान करने की। ये दुश्मन दिखता कैसा है? हमारे स्रोत इसके जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, किसी भी कीट को कंट्रोल करने के लिए उसकी पूरी जीवनी समझना बहुत जरूरी है और थ्रिप्स का लाइफ साइकिल काफी दिलचस्प है। इसकी 4 मुख्य अवस्थाएं। शुरुआत होती है अंडे से। अंडा? ये तो शायद दिखाई भी नहीं देता होगा। लगभग नामुमकिन। स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ 0.25 मिलीमीटर का होता है। इतना छोटा? और सबसे बड़ी चालाकी यह है कि मादा थ्रिप्स इन अंडों को पत्ती के टिश्यू के अंदर देती है, सतह पर नहीं। ओ, पत्ती के अंदर? हाँ, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और किसी भी कीटनाशक स्प्रे से बच जाते हैं। ये तो बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। और अंडे से निकलने के बाद क्या होता है? अंडे से निकलता है निम्फ, जो कि इसका कह सकते हैं टीनेज रूप है। अच्छा। और यही वो अवस्था है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसका शरीर लंबा और लगभग ट्रांसपेरेंट सा होता है, आर पार दिखता है। लेकिन जैसे जैसे ये पत्तियों का रस पीना शुरू करता है, इसका रंग हल्का पीला पड़ने लगता है। तो असल तबाही यही निम्फ मचाते हैं। बिल्कुल, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा दिलचस्प है। कुछ समय तक खाने के बाद ये निम्फ एक आराम की अवस्था में जाते हैं जिसे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा? हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टेज में ये खाना पीना बंद कर देते हैं और आमतौर पर पौधे से नीचे गिरकर मिट्टी में या पत्तों के नीचे छिप जाते हैं। छिप जाते हैं? क्यों? ये भी एक सर्वाइवल टैक्टिक है। इस अवस्था में ये बहुत नाजुक होते हैं, तो ये शिकारियों और खराब मौसम से बचने के लिए छिप जाते हैं। इसी छिपी हुई अवस्था में इनके शरीर के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। क्या? इनके पंख विकसित होते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें एक प्री प्यूपा स्टेज भी होती है। ये एक तरह से अपनी अगली बड़ी उड़ान की तैयारी कर रहे होते हैं। और फिर इस प्यूपा से निकलता है वयस्क कीट, हमारा मुख्य अपराधी। वो कैसा दिखता है? वयस्क कीट गहरी भूरे रंग का,
पतला और करीब 1 से 2 मिलीमीटर लंबा होता है। लेकिन इसकी असली पहचान और परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसके पंखों में छिपी है। पंखों में ऐसा क्या खास है? इसके 2 जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन वो तितली या मक्खी जैसे चौड़े नहीं होते। ये लंबे और बहुत संकरे होते हैं, जैसे कोई पतली पट्टी हो। और इन पट्टियों के किनारों पर लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी शॉल या दुपट्टे के किनारे पर झालर लगी होती है। अरे वाह, झालरदार पंख, ये तो बड़ी अनोखी पहचान है ना? बिल्कुल, इसीलिए इन्हें फ्रिंज विंग्ड इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। ये इसका अचूक पहचान चिन्ह है। मतलब अगर फील्ड में कोई छोटा भूरा कीट दिखे तो उसके पंखों का डिजाइन देखकर ही पक्का हो सकता है कि ये थ्रिप्स है या कोई और। एग्जैक्टली। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि वयस्क 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक पंख वाले जो उड़कर नई फसलों तक फैलते हैं, और दूसरे बिना पंख वाले जो उसी पौधे पर रहकर अपनी आबादी बढ़ाते हैं। तो हमने क्राइम सीन देख लिया, मुजरिम की पूरी कुंडली भी निकाल ली, लेकिन एक किसान के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्शन कब लेना है। क्या खेत में 1-2 थ्रिप्स दिखते ही महंगे कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर देना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें आर्थिक क्षति स्तर या ETL मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की अवधारणा से मिलता है। ETL, इसे आसान भाषा में समझाएं तो? ETL का मतलब है कीटों की वो न्यूनतम संख्या जिसके बाद अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो फसल को होने वाला नुकसान कीटनाशक पर होने वाले खर्च से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये एक तरह का अलार्म है जो बताता है कि अब एक्शन लेने का सही समय आ गया है। और अगर इससे पहले स्प्रे करते हैं तो आप बेवजह पैसा और मेहनत बर्बाद कर रहे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर इसके बाद स्प्रे किया तो बहुत देर हो चुकी होगी, आपका आर्थिक नुकसान तय है। तो ETL वो स्वीट स्पॉट है। तो थ्रिप्स के लिए ये अलार्म कब बजता है? हमारे स्रोत इसका क्या पैमाना बताते हैं? स्रोत इसके लिए 2 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन बहुत कारगर है। बताइए। आप अपनी हथेली को गीला करें और धान के नए पौधों पर धीरे धीरे लगभग 12 बार फिराएं। हथेली को पौधों पर फिराएं? हाँ, ऐसा करने से पौधे पर मौजूद थ्रिप्स आपकी गीली हथेली पर चिपक जाएंगे। अगर आपकी हथेली पर 50 या उससे ज्यादा निम्फ या वयस्क कीट आ जाते हैं, 50? हाँ 50, तो समझ लीजिए कि ETL की सीमा पार हो चुकी है। ये एक्शन का समय है। ये तो बड़ा देसी और कारगर तरीका लगता है। हाँ। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका लक्षणों पर आधारित है। आप खेत में घूमकर अंदाजा लगाएं कि कितने पौधों पर हमले के लक्षण दिख रहे हैं। अगर कुल पौधों में से 10% पौधों की पहली और दूसरी पत्तियों मुड़ी हुई या उन पर चांदी जैसी धारियां दिखाई दें तो ये भी ETL का साफ संकेत है। अच्छा, तो या तो 50 कीट प्रति 12 स्वीप या 10% पौधों पर नुकसान, ये बहुत ही स्पष्ट पैमाने हैं। इससे किसान अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर फैसला ले सकता है। बिल्कुल, इससे बेवजह के स्प्रे से बचा जा सकता है। चलिए, तो अब हमारा अलार्म बज चुका है, ETL की सीमा पार हो गई है। अब इस अपराधी को रोकने के लिए हमारे हथियार क्या हैं? स्रोत कौन से विशिष्ट कीटनाशकों और उनकी मात्रा की सलाह देते हैं? ये वो हिस्सा है जहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। हाँ, यहाँ पर नाम और मात्रा दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्रोत 2 मुख्य रासायनिक नियंत्रणों का जिक्र करते हैं। पहला है एजाडिरेक्टिन 0.15%। एजाडिरेक्टिन, ये नाम तो नीम जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक वानस्पतिक कीटनाशक है जिसे नीम के बीजों से निकाला जाता है। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक जैसा हुआ? कह सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है और ये कीट को सीधे मारता नहीं है बल्कि उसकी भूख खत्म कर देता है। भूख खत्म कर देता है? हाँ, कीट खाना बंद कर देता है और कुछ दिनों में खुद ही मर जाता है। इसे एंटीफीडेंट कहते हैं। और इसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए? स्रोत के अनुसार 600 से 1000 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, 600 से 1000 मिलीलीटर। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली विकल्प है थियामेथोक्साम 25 WG। थियामेथोक्सैम? हाँ, WG का मतलब है वेटेबल ग्रैन्यूल्स, यानी ये दानों के रूप में आता है जिसे पानी में घोलना होता है। और ये कैसे काम करता है? क्या ये भी नीम जैसा है? नहीं, ये एक सिस्टेमिक कीटनाशक है। इसका मतलब है कि जब आप इसे पौधे पे स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के अंदर चला जाता है और पौधे के पूरे सिस्टम यानी उसके रस में फैल जाता है। ओह! अब जब कोई थ्रिप्स पौधे का रस चूसता है तो वो असल में जहर पी रहा होता है और मर जाता है,
ये उन छिपे हुए कीटों पर भी असर करता है जो सीधे स्प्रे के संपर्क में नहीं आते। ये तो बहुत प्रभावी लगता है। इसकी सटीक मात्रा क्या है? यही वो नंबर होते हैं जो अक्सर याद रखने पड़ते हैं। इसकी अनुशंसित मात्रा है 40 ग्राम प्रति एकड़। यहाँ पर सटीकता बहुत जरूरी है। कम डालेंगे तो असर नहीं होगा और ज्यादा डालेंगे तो पर्यावरण और फसल दोनों को नुकसान है। तो 40 ग्राम प्रति एकड़, ये बहुत ही साफ और सीधी जानकारी है। एज अ डायरेक्ट इन 600 से 1000 ml या thiamethoxam 40 ग्राम प्रति एकड़, ये आंकड़े नोट करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि धान की फसल का ये छोटा सा दुश्मन थ्रिप्स भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसकी हरकतें बहुत शातिर है। पर अगर हम इसके सुरागों को पहचानना सीख जाएं, तो इसे काबू में किया जा सकता है। बिल्कुल। हमने इसके छोड़े हुए सुरागों को समझा, पत्तियों का मुड़ना और उन पर चांदी जैसी धारियों का बनना। हमने इसके हर रूप को पहचाना, अंडे से लेकर निम्फ, प्यूपा और फिर वयस्क कीट तक। खासकर उसके अनोखे झालरदार पंखों को, जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये सीखा कि एक्शन कब लेना है। ETL यानी आर्थिक क्षति स्तर को देखकर ही कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सही समय पर और सही मात्रा में कार्रवाई हो। और उस कार्रवाई के लिए हमारे पास एजाडिरेक्टिन और थियामेथोजैम जैसे प्रभावी हथियार भी मौजूद हैं। सही कहा। ये पूरी जानकारी एक चेन की तरह है। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो आप लड़ाई हार सकते हैं। बिल्कुल। आपको लक्षण, कीट, ETL और दवा, इन चारों की सही समझ होनी चाहिए। यह जानकारी वाकई न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि कृषि विज्ञान को समझने वाले हर छात्र के लिए एक मुकम्मल गाइड की तरह है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हमने बात की कि वयस्क थ्रिप्स 2 रूपों में पाए जाते हैं, हाँ। पंख वाले और बिना पंख वाले। ये एक ही प्रजाति के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां या विकासात्मक दबाव एक ही कीट प्रजाति को ये 2 अलग-अलग रास्ते अपनाने पर मजबूर करते होंगे। कब एक थ्रिप्स पंखों के साथ विकसित होता है और कब बिना पंखों के, और इसका फसल पर क्या असर पड़ता होगा। हाँ, और ये विभिन्नता धान की फसल के अलग-अलग मौसमों में इसके फैलाव और जीवित रहने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकती है।